नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं निपुण आलम आप सभी का अन्य अकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक बड़े मुद्दे पे चर्चा करेंगे। ये मुद्दा पॉलिटी से जुड़ा है। पॉलिटी के साथ साथ ये मुद्दा सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय से भी जुड़ा है। तो आइए बात करते हैं। दोस्तों, एक याचिका लगी थी जुडिशरी यानी कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिसमें ये कहा गया था कि जो समलैंगिक जोड़े हैं उनको विवाह करने का अधिकार दिया जाए, यानी कि मैरिज करने का अधिकार दिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसको डिनाइन कर दिया गया, मना कर दिया गया कि भाई ये राइट्स नहीं मिलेगा, ये अधिकार नहीं मिलेगा। इस अधिकार के संदर्भ में कहा कि जो ये अधिकार है ये केंद्र की संसद को है और साथ ही राज्यों को है, यानी कि ये हमारा डोमेन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों इसको मना किया कि ये हमारे डोमेन का विषय नहीं है कि हम समलैंगिक जोड़ों को यानी कि LGBTQIA+ इनको विवाह करने का अधिकार दें, यानी कि समलैंगिक को विवाह करने का अधिकार दें। समलैंगिक को विवाह करने का अधिकार रद्द कर दिया। करने का जो अधिकार था उसको देने से मना कर दिया, वो मना कर दिया। कोर्ट का दोस्तों सिंपल कहना ये था कि जो ये अधिकार है ये संसद का डोमेन है, यानी कि ये हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। ये क्या है, संसद का दोस्तों क्या है, डोमेन है। और संसद के डोमेन के बारे में उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद का डोमेन तो है और संसद को ही अधिकार है, संसद या राज्य विधानमंडल को, यानी कि हम पार्लियामेंट की बात करें या तो हम पार्लियामेंट और साथ में आपका स्टेट लेजिस्लेचर जो असेंबली है, उन दोनों को ये अधिकार है कि वो विशेष विवाह अधिनियम, यानी कि जो विशेष विवाह अधिनियम 1954 के तहत समलैंगिक जोड़ों को क्या दें, समलैंगिक जोड़ों को विवाह करने का अधिकार मिले। तो ये अधिकार किसका है, वो पार्लियामेंट कानून बनाए या स्टेट लेजिस्लेचर कानून बनाए, हम इस संदर्भ में कुछ नहीं बोलेंगे, किसी तरह की कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। दोस्तों, बात करेंगे विशेष विवाह अधिनियम, जिसको हम SMA भी कहते हैं कि स्पेशल मैरिज एक्ट। ये क्या होता है दोस्तों? अगर हम SMA की दोस्तों बात करते हैं तो आप जानते ही होंगे कि बेटा भारत में क्या होता है कि अलग अलग कानून है। एक कानून है हिंदू विवाह अधिनियम, एक कानून है आपका हिंदू विवाह अधिनियम 1954। मेरा दूसरा कानून है इसके अलावा मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लीकेशन, मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लीकेशन अधिनियम 1937। और बेटा इसके अलावा एक कानून और है, वो है विशेष विवाह अधिनियम। अब इन तीन कानून के ऊपर समझिए। विशेष विवाह अधिनियम 1954। जो बेटा हिंदू विवाह अधिनियम है, ये अधिकार देता है कि जो शादी होगी वो हिंदू रीति रिवाज से होगी। और अगर दो अलग अलग कम्युनिटी के लोग हैं, जैसे मान लीजिए एक हिंदू है एक मुस्लिम है, अगर वो आपस में विवाह करते हैं तो दोनों को हिंदू बनना पड़ेगा और हिंदू बनकर ही क्या करेंगे, इस विवाह के तहत, इस अधिनियम के तहत उनकी शादी रजिस्टर्ड हो सकती है। वही मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लीकेशन अधिनियम क्या कहता है कि अगर आपको विवाह करना है तो अलग अलग धर्म के लोगों को, तो उन दोनों को मुस्लिम बनना होगा, तो मुस्लिम बनने के बाद विवाह होगा। लेकिन जो विशेष विवाह अधिनियम है ये कहता है कि भैया कोई जरूरत नहीं है, अगर कोई हिंदू है और कोई भी आपका मुस्लिम है ना, हिंदू है या आपका मुस्लिम है, तो कोई किसी भी कम्युनिटी से है, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है। हम उनको क्या करेंगे, विवाह करने का अधिकार, यानी कि हिंदू है और मुस्लिम है तो दोनों को ही विवाह करने का अधिकार हम देंगे। हमें इससे फर्क नहीं पड़ता है कि दोनों हिंदू बने दोनों मुस्लिम बने, ऐसा कुछ नहीं है।
विवाह करने के लिए दोनों ही अपना अपना धर्म बदलें, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हर धर्म का व्यक्ति विवाह कर सकता है अपने धर्म को मानते हुए। तो बेटा ये विशेष विवाह अधिनियम, इसी अधिनियम के अंदर आने के लिए समलैंगिकता के लिए दोस्तों क्या था, याचिका लगाई गई थी कि हमको भी इसके अंतर्गत क्या किया जाए, विवाह करने का अधिकार दिया जाए। यानी कि समलैंगिक जोड़ों ने याचिका लगाई कि हमको विशेष विवाह अधिनियम के तहत विवाह करने का अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन कोर्ट ने दोस्तों क्या कर दिया है, ये रद्द कर दिया है कि नहीं, ऐसी अनुमति नहीं मिलेगी। लेकिन दोस्तों बात केवल इतनी नहीं थी, बात इससे आगे भी बढ़ी। और आगे क्या बढ़ी, आगे भी बात ये बढ़ती है कि कोर्ट का कहना इसमें ये भी था कि जब हम बात करें इस अधिकार की, इस राइट्स की हम अगर बात कर रहे हैं, तो इस अधिकार की दोस्तों बात करते हुए कोर्ट का कहना ये भी था, जो इसका अधिकार पे टिप्पणी की, तो कोर्ट ने बेटा क्या क्या बोला उसको हम देखते हैं। बेटा कोर्ट ने क्या बोला, कोर्ट ने तो बेटा ये बोला कि जो विवाह करने का अधिकार है, यानी कि जो विवाह का अधिकार है, ये कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, ये एक लीगल राइट्स है। यानी कि क्या था कि जो विवाह करने का अधिकार है, विवाह करने का अधिकार कोई स्पष्ट रूप से फंडामेंटल राइट्स नहीं है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स नहीं है, बल्कि ये क्या है, एक लीगल राइट्स है। अब देखिए बेटा, अगर हम संविधान की बात करें, तो संविधान के अंदर विवाह करने का या विवाह ना करने का इस तरह का कोई प्रावधान भारत के संविधान के मौलिक अधिकार में बेटा कहीं भी मेंशन नहीं है कि ये आपका अधिकार होगा, ये आपका राइट्स होगा बेटा। ये इस प्रकार का बेटा कहीं भी कोई भी आपका अधिकारों का प्रावधान नहीं किया गया है, राइट्स के बारे में नहीं लिखा गया है। तो यही कहना था कि जब राइट्स का कोई प्रावधान नहीं है, तो ये प्रावधान रखा क्यों गया, जोड़ा क्यों गया। तो विवाह करने को अधिकार नहीं है। बात यह है कि अगर हम इसको कहें कि जो विवाह करने का अधिकार है, यानी कि आपका राइट टू मैरिज बेटा जो आपका अधिकार है, ये अधिकार सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों से फंडामेंटल राइट के रूप में डेवलप किया गया। इसे बेटा हम दो तीन चीजों को बोल सकते हैं। एक तो हम बोल सकते हैं पुट्टू स्वामी केस, यानी कि अगर हम देखते हैं एक पुट्टा स्वामी केस है, उसके अंदर दोस्तों क्या बोला गया था कोर्ट के द्वारा, पुट्टा स्वामी केस, पुट्टा स्वामी केस, इसमें कहा गया था कि जो विवाह करने का अधिकार है वो आर्टिकल 21 के अंदर क्या है, सम्मिलित है। सुप्रीम कोर्ट का दोस्तों कहना यहाँ पर ये है कि देखिए, विवाह करने का अधिकार, हमारे जैसा चयन करने का अधिकार, निजता का अधिकार, अपने पसंद के व्यक्ति के साथ विवाह करने का अधिकार, उन सब में सम्मिलित है। हम किसको अपना पार्टनर बनाना चाहें, ये हमारे अपना इंटरनल विषय है। हम किस पर विश्वास करना चाहें, किस पर हमको फेथ होता है, किस पर हमारी आस्था है, ये हमारा पर्सनल मैटर है। इसमें हम किसी प्रकार का कोई और हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करेंगे। और दूसरा, जीने के अधिकार के अंतर्गत इसको माना, जैसे चयन करने का अधिकार, ये मैं तय करूंगा कि मैं किसके साथ अपना जीवन व्यतीत कर सकता हूँ, किसको मैं अपना लाइफ पार्टनर बना सकता हूँ, उसके तहत दोस्तों क्या था, संरक्षित किया गया है। यानी कि इसको पुट्टो स्वामी केस में आर्टिकल 21 का पार्ट माना था, जो गरिमा के साथ जीने का अधिकार देता है, यानी कि लाइफ विद डिग्निटी की बात करता है। और आप जानते हैं जो मेनका गांधी केस था, मेनका गांधी केस से बेटा ये उदाहरण डेवलप हुई थी कि भारत के प्रत्येक नागरिक को डिग्निटी के साथ अपने जीवन जीने का अधिकार है। और बेटा इस डिग्निटी में हम देखेंगे तो आज तकरीबन 45 अधिकार जो है इसके अंतर्गत सम्मिलित है। पुट्टा स्वामी केस में बेटा ये बात बोली गई थी कि भारत के नागरिक को अपनी अकॉर्डिंग, अपने अनुसार विवाह करने का अधिकार है, यानी कि राइट टू मैरिज का क्या है, पूरा अधिकार है। ये तो बेटा ने पुट्टा स्वामी केस। अब पुट्टा स्वामी केस में बेटा सुप्रीम कोर्ट ने डेवलप किया फंडामेंटल राइट में। लेकिन अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनली बात करें, तो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा है विवाह का अधिकार, फंडामेंटल राइट में कहीं नहीं लिखा। इसको लीगल राइट के थ्रू वो भी समझेगा ना, विशेष विवाह अधिनियम, हिंदू विवाह अधिनियम, मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत
उनके द्वारा संरक्षित दिया गया। तो पर्सनल लॉज हैं, लीगल राइट्स हैं, उनके तहत है। वहीं दोस्तों हम समलैंगिकता की बात करें तो समलैंगिकता के संदर्भ में बेटा बहुत सारे आप देखेंगे तो आपके यहाँ पर बहुत सारे, ये बेटा सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही अगर हम सबसे बात करते हैं तो नवतेज सिंह जौहर व अन्य बनाम भारत संघ 2018, इस केस में तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो एलजीबीटी समुदाय है, यानी कि एलजीबीटी समुदाय है, इनको भी अन्य नागरिकों के समान, एलजीबीटी समुदाय को भी अन्य नागरिकों के समान समान अधिकार हैं। अन्य नागरिकों को समान अधिकार है। देखिए बेटा आज कोर्ट क्या कह रहे हैं कि भाई जो समान अधिकार हैं, समान अधिकार तो फिर जीने का अधिकार में बेटा आपका आर्टिकल 21 भी आएगा, ये भी शामिल होना चाहिए। लेकिन कोर्ट अब इस बात को क्या कर दे रहे हैं, बदल दे रहे हैं कि भाई देखो विवाह करने के अधिकार को लेकर विधायिका तय करेगी, लेजिस्लेचर तय करेगा, इसके लिए हम तैयार नहीं है, हम इस बात में कोई टिप्पणी कमेंट नहीं करेंगे। अब बेटा इस अधिकार को लेकर बहुत से बेटा क्या आपके देखने को मिलेगा, बहुत से इसके पक्षकार भी हैं और बहुत से लोग बेटा इसके विरोध में भी हैं। अगर हम पक्ष की बात करते हैं, पक्ष वाले क्या बात बोलते हैं, पक्ष वालों को बेटा कहना यह है कि जो अगर आप एलजीबीटी को क्या करते हैं, ये अधिकार देते हैं, तो ये जो भेदभाव हो रहा है उनके प्रति, एलजीबीटी के प्रति, उसका क्या होगा, भेदभाव की समाप्ति होगी। भाई जीने का अधिकार भारत का संविधान भारत के प्रत्येक नागरिक को देता है, पहली बात। दूसरा, सम्मान के साथ जीने का अधिकार देता है। और भाई उनका अगर एलजीबीटी क्यू है तो ये क्यू आई ए प्लस, ये उसी तरीके से हैं, उसी तरह से बड़ी बात है कि भाई ये एक सामान्य लोग हैं, सभी के साथ इनको बायोलॉजिकल इश्यूज हैं, बायोलॉजिकल इश्यूज के कारण बेटा सब इश्यूज हुए हैं, तो उनको भी समान रूप से जीने का अधिकार है। उनके साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है, उनके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, सम्मान के साथ वो भी जीने चाहिए। और आप देखते हैं कि बहुत सारी मेडिकल अगर हम बात करते हैं तो एक रेपिटेटिव थेरेपी है, उसके थ्रू इलाज किया जाता है, लेकिन उससे बेटा बहुत से लोग पागल हो जाते हैं। अब नॉर्मल नहीं है, वो नॉर्मल है, लोग पक्षकार कहना कि वो नॉर्मल है, बायोलॉजिकल इश्यूज हैं, बायोलॉजिकल मैटर्स हैं, उसके अकॉर्डिंग आप ये नहीं कह सकते कि वो क्या है, इस प्रकार का आपका उनसे भेदभाव किया जाएगा। आर्टिकल 14 कहता है, आर्टिकल 14 क्या कहता है, विधि के समक्ष समानता, विधि का समान संरक्षण, यानी कि इक्वलिटी बिफोर लॉ और आपका इक्वल प्रोडक्शन ऑफ लॉ की बात करता है। तो जब हम इक्वल प्रोडक्शन ऑफ लॉ की बात करते हैं तो जैसा वर्ग हो उसके साथ वैसा नियम होने चाहिए। तो किसी तरह का भेदभाव जो है वो आर्टिकल 14 क्या करता है, रोकता है। तो उसके पक्ष में बेटा बात बोलते हैं। दूसरे बेटा लोगों का कहना ये है, जो पक्ष में है बेटा उनका कहना ये है, जो समान लिंग के लोग हैं उनको क्या होगा, इसमें लाभ होगा, यानी कि जो समान लिंग के लोग हैं उसको इससे लाभ होगा, वो लाभ होगा। अगला प्रश्न ये, जब सीजीआई भारत के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, वो ये अधिकार दे चुके हैं कि साथ रहना, सहवास रहना क्या है, मौलिक अधिकार है, साथ में रहना एक मौलिक अधिकार है। तो उसके अंदर भी हम इसको देख सकते हैं कि जो हम रिश्तों की बात करते हैं, सहवास की बात करते हैं, उसके तहत भी समलैंगिक को अधिकार होना चाहिए कि वो साथ रह सकते हैं। फिर जो जैविक लिंग की बात की जाती है, समर्थक बोलते हैं कि जो आप जैविक लिंग की बात करते हैं, वो अवधारणा भी क्या है, पूरी नहीं है, वो कॉन्सेप्ट भी क्या है, अधूरा है। क्योंकि जैविक लिंग का निर्धारण करना केवल गुप्तांगों को देखकर, पुरुष और महिला के, उससे पता नहीं चलेगा कि वो पुरुष है महिला है, केवल गुप्तांगों को देखकर आप तय करें, ये अधूरी क्या है, अवधारणा है, अधूरा कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं। दूसरा, इनका तो ये भी है कि तकरीबन आप देखें तो दुनिया में तकरीबन 32 देश हैं जिन्होंने समलैंगिक विवाह को अनुमति दे रखी है। तो क्या भारत
एक वो देश नहीं बनेगा जो एक मॉडर्न सोसाइटी के रूप में, यानी कि जो एक आधुनिक अवधारणा के रूप में दिखाई देता है, उस देश की तरफ भारत को चलना चाहिए, ना कि दकियानुसी बातें करनी चाहिए। पक्षकारों को बेटा कहना ये है। तो वहीं आप अगर विपक्ष वालों को देखो, विपक्ष के अपने तर्क हैं। विपक्ष का कहना ये है कि भाई पारंपरिक जो परिभाषा है विवाह की, वो क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। इसे हिंदू बोलते हैं, संस्कार है। भाई हिंदुज्म में आप देखा जाए तो विवाह एक संस्कार की भांति होता है। जो हमारे 16 संस्कार हैं उसमें शायद 14वां संस्कार आपको बेटा देखने को मिलेगा, जो आपका विवाह का अधिकार है। तो उन 16 संस्कारों में है, उसके तहत आपको उसको देखना चाहिए, उसके तहत बातों को बोलना चाहिए। एक बेटा बात ये होती प्रारंभिक। दूसरा उनका विरोध क्या है, पहला तो ये हुआ। दूसरा बेटा विरोध क्या है उनका, दूसरा विरोध ये है कि देखो विवाह का संदर्भ जो है वो प्रजनन से है। और अगर समान लिंग के लोग शादी करेंगे तो वो प्रजनन प्रक्रिया नहीं कर सकते, यानी कि बच्चे को पैदा नहीं कर सकते। तो उसको आप कैसे विवाह मान लेंगे, इसको आप कैसे मैरिज मान लेंगे, उसकी बात बेटा इसमें बोली गई है। दूसरा कहना उनका क्या है कि ये प्राकृतिक व्यवस्था के विरुद्ध है। विरोध करने वाले कहते हैं इट्स नॉट द नेचुरल, ये प्राकृतिक व्यवस्था के विरुद्ध है। चौथा बेटा उनको कहना क्या है कि कुछ वैधानिक समस्याएं क्रिएट होंगी। वैधानिक समस्याएं क्या क्रिएट होंगी कि भाई आपका विरासत है, टैक्सीज हैं, संपत्ति आदि है ना। तो जो विरासत है, कर है, संपत्ति है, उनके नए नए मैटर सामने आएंगे, उनके नए नए इश्यूज सामने आएंगे। उनको आप कैसे सोल्व करेंगे, उनकी दिक्कत आपके सामने पैदा होंगी। ये बेटा उनका तर्क है। फिर अगला बेटा आपका बच्चों को गोद लेने संबंधी प्रावधान, कि जब बच्चों को वो गोद लेंगे तो बच्चों को गोद लेने में अगर समान लोगों ने बच्चे तो पैदा कर नहीं पाएंगे, बच्चों को गोद लेंगे तो वो बच्चे भी आगे समाज में डिस्क्रिमिनेशन महसूस करेंगे। समाज उनके साथ भेदभाव करेगा तो बच्चों के विकास में समस्या आएगी। ये बेटा उनका तर्क है। लेकिन जब हम कंक्लूजन की बात करें तो हम कंक्लूजन में कहेंगे देखिए भैया, एक समावेशी निष्कर्ष की हम बात करें तो एक समावेशी समाज वो है जो सभी तरह की विविधताओं को क्या करे, स्वीकार करे। जो हर तरह के अल्पसंख्यकों को स्वीकार करे। समाज का बहुत बड़ा तबका उसको कहता है कि वह असामान्य है, लेकिन वह असामान्य नहीं है, दैट इज द बायोलॉजिकल डिफॉल्ट। तो जरूरी है कि एक समावेशी समाज में इस प्रकार के भेदभाव नहीं होने चाहिए। दूसरा, जरूरत है कि आज जागरूकता बढ़ाई जाए। समावेशी समाज सभी बनेगा जब वहां पर आप जागरूकता बढ़ाएं। जागरूकता बेटा बढ़ाई जाए, कानूनी सुधार हो, जैसे ये जो विशेष विवाह अधिनियम है उसमें क्या हो भैया, रिफॉर्म्स हो। अगला, संवाद हो, जुड़ाव हो, यानी कि जो समलैंगिक जोड़ों के लिए या धार्मिक नेता हैं सब हैं, उन सबका आपस में क्या होना चाहिए, कॉन्टेक्ट होने चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, वार्तालाप होनी चाहिए। आवश्यकता अनुसार जो भी आपके क्या है इश्यूज हैं उन सबको दूर किया जाए। एनजीओ आदि के माध्यम से प्रयास किया जाए, एनजीओ आदि के माध्यम से प्रयास किया जाए। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि एलजीबीटी जो है वो अननेचुरल नहीं है, इट्स अ नेचुरल थिंग। ये पहले से है विद्यमान। हम बहुत जगह इस प्रकार की चीजें देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पर समलैंगिकता का जिक्र हमको बहुत सारी जगह देखने को मिल जाता है। और दूसरी बात है कि भाई अगर कोई हमारे जैसा नहीं है, तो अगर कोई हमारे जैसा नहीं है तो क्या उसको जीने का अधिकार नहीं, राइट टू लाइफ नहीं है। राइट टू लाइफ तो उसको भी है, जीने का अधिकार तो उसको भी है। तो उसको एबनॉर्मल ना कहकर कह सकते हैं कि वो एक अलग डिफरेंट स्टेटस का है, डिफरेंट माइंड सेट का है, तो उसमें एबनॉर्मल क्यों कहना। और जबकि उसमें उनकी कोई गलती नहीं है, कोई इश्यूज नहीं है। तो बेटा ये था। बेटा अगर आपको अन अकेडमी पे किसी तरह का कोई भी बेटा कोर्स परचेज करना है तो आप निपुण 810 का प्रयोग करें, और कोई भी कोर्स आप परचेज कर सकते हैं। अन अकेडमी बेटा अक्सर क्या करता है कि बहुत सारे अवार्ड भी लाता है, बहुत सारे रिवेट्स भी लाता है। तो उन सबको आप लाभ उठाते रहें और निपुण 10 को कोड को यूज करें। तो इस वीडियो में इतना ही, इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।